हम बच्चों आज जो है जैसे कि आपको पता है कि जो है गणित का जो है कोर्स चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हमारे गणित का जो पहला अध्याय जो है वह है वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 1 है। अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं और इसमें जो है कुल अंक जो है 7 है। अब 7 अंकों का जो है विभाजन यानी उसे कहते हैं ब्लूप्रिंट। इसमें जो है 1 नंबर का जो है एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। हमें जो है अध्ययन जो करना है ब्लूप्रिंट के आधार पर अध्ययन करना है। बोर्ड क्लास की एग्जाम के अनुसार 1 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और जो है 4 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। इसके पश्चात जो है इस अध्याय की हमने जो है समरी बनाया है विषय का सूत्र। सबसे पहले है यूक्लिड का परिचय। इसके पश्चात जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अध्ययन करने के लिए हमें जो है HCF का मालूम होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसे कि हमने जो है पिछली कक्षाओं में एक सामान्य विधि यानी गुणनखंड विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का हमने एलसीएम ज्ञात किया था और एलसीएम ज्ञात किया था। वही हमें जो है यहाँ पर उसका अध्ययन करना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें जो है 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 135 और 225 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इसके पश्चात जो है हमें यह भी बताना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है 4q+1 और 4q+3 या 4q+5 के रूप में होती है। इसके लिए हमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना होगा। इसके पश्चात जो है दूसरा जो प्रमेय आ रहा है 10th क्लास में वह है अंक विभाजन आधारभूत प्रमेय। अंक विभाजन का आधारभूत प्रमेय है। इसका अध्ययन करने के लिए हमें जो है अभाज्य संख्याओं का अध्ययन करना होगा। बिना अभाज्य संख्या के हम लोग इस प्रमेय का अध्ययन नहीं कर सकते। इसके पश्चात जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें जो है 2 या 2 से अधिक संख्याएं जैसे 26, 91 का हमें जो है एलसीएम ज्ञात करके जो है एलसीएम ज्ञात करना है और हमें जो है जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का जो है एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसके पश्चात जो है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 3 संख्याओं का जो है एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना है। इसके पश्चात जो है हमें व्याख्या करनी है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे कि जो है 7 गुणित जो है 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 एवं 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 यह एक भाज्य संख्या है। यह बच्चों हम जो है इस अध्याय का अध्ययन करने के लिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमें यूक्लिड का परिचय का अध्ययन करना होगा। यूक्लिड यूनान अर्थात मिस्र देश के एक महान गणितज्ञ थे। इन्हें ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक एलिमेंट्स सभी पुस्तकों में जो है सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी गई है। इन्होंने इस पुस्तक में स्वयं से जिन्हें हम लोग अद्वितीय या अंग्रेजी में एक्सियम के नाम से जानते हैं के आधार पर ज्यामिति के जो है कई सिद्धांतों का निष्पादन किया और हम लोग जो है ज्यामिति को यूक्लिड ज्यामिति के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात बच्चों हम लोग जो है अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है अध्ययन करने जा रहे हैं। यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का आवृत्त किसे कहते हैं? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमें जो है इस प्रमेय का अध्ययन करने के पूर्व हमें जो है भाजक क्या है, भाज्य क्या है, शेषफल क्या है और भागफल क्या होता है, हमें इनके बारे में अध्ययन करना होगा। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक दो अचर संख्या है 5/2, अर्थात जो है 2 का जो है 5 में जो है हमें भाग देना है। सामान्य विधि के द्वारा हम लोग भाग देने जा रहे हैं 2 का भाग 5 में। 2 का बढ़ाई के बाद पढ़ेगी जो है 5 से न बढ़े, पढ़िए 2 दूनी 4। अब घटाएंगे हम लोग, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहां पे जो है ये जो 1 आ रहा है ये कहलाएगा शेषफल। ये जो 2 है इसे कहते हैं हम लोग भागफल। और ये जो 2 है इसे कहते हैं भाजक। और ये जो 5 है इसे हम कहते हैं भाज्य। अर्थात इनको मिलाने से जो है एक सूत्र बनेगा, वह है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसी सूत्र के आधार पर जो है गणितज्ञ न्यूटन ने जो है विभाजन प्रमेय सिद्ध किया है। सबको समझ आ गया? ठीक, ओके। अब हम लोग इसके आगे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अध्ययन करने जा रहे हैं। और यह जो प्रमेय है 2 धनात्मक संख्याओं के आधार पर जो है इसे सिद्ध किया गया है। प्रमेय का कथन इस प्रकार से, प्रमेय 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय धन पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान होगी। A बराबर BQ प्लस R। ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है, जहां 0 लेसन R लेसन B, यानी R की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, परंतु B से क्या होगी? छोटी होगी। हम लोग इसे इस प्रकार सकते हैं, या भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यह जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यह केवल धनात्मक संख्याओं के लिए सत्य है। सबका लिख हो गया? सबको समझ आ गया? सब बच्चों समझ आ गया? कोई किसी को परेशानी नहीं है? अब हम लोग इस प्रमेय का जो है प्रयोग करके हमें जो है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ ज्ञात करने के पहले बच्चों आपको जो है महत्तम समापवर्तक क्या होता है यह मालूम होना चाहिए। इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं।
HCl 6 एवं 15 का HCl गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। गुणनखंड निकालना है अपने लक्ष्य के दो का भाग दिए 3 बार गया 6 बराबर 2 गुणित 3 आ गया। इसी प्रकार से 15 के निकालना है गुणनखंड निकाल में 5 है 2 का भाग जाएगा 3 आ जाएगा 3 पंचे 15 बराबर 3 गुणित 5। जैसे कि आपने जो है 5वीं 6वीं कक्षाओं में पढ़ा है आपके सामने बता दिए ऐसे कैसे क्या किया जाता है। अब देखिए इन संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सा गुणनखंड आपको उभयनिष्ठ लिखा जा रहा है। पहले में 3 है दूसरे में क्या है 3 है। यह उभयनिष्ठ है और इस पर जो है सबसे छोटी घात लगी है इसलिए इन दोनों संख्याओं 6 और 15 का जो है HCl 3 की घात 1 बराबर 3 होगा। अब इसी संख्या का आपको ऐसे निकालना है आपने जो है पिछली कक्षाओं में ध्यान रख चुका है चूंकि 3 जो है दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखा जाएगा 2 कॉमन नहीं है जैसा का वैसा लिखा जाएगा 5 कॉमन नहीं है जैसा का वैसा लिखा जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर दिया जाए 3 दूनी 6 गुणित 5 बराबर 6 पंचे 30। ये 30 कहलाएगा लघुत्तम समापवर्ग LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके पश्चात हम जो है यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा जो है दो धनात्मक पूर्णांकों का हम जो है ऐसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है 100 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 135 से हम 225 का HCl ज्ञात कीजिए। हल बच्चों बताइए दो संख्या हमारे पास है 135 और 225 है। कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी है। हम देख रहे हैं कि जो है 135 जो है 225 छोटा है इसलिए कहेंगे 135 छोटा है 225 से। इससे लिखने से हमें यह स्पष्ट हो गया है कि जो है 135 बराबर भाजक और 225 बराबर भाज्य होगा। ये आपको मालूम गया कि भाजक क्या है और भाज्य क्या है। जैसे कि जो है हम लोग भाग देखते हैं उसी विधि का प्रयोग करना है। 135 का भाग दिया हमने 225 में कितना भाग जाएगा एक बार जाएगा। एक बार गया एक का गुणा करेंगे 135 में 135। अब क्या करेंगे बेटा अब घटाएंगे 225 में से 135 घटाएंगे 5 में 5 गया 0 2 की मान 12 2 में 3 का रहेगा उधार रहेगा 12 में से 3 गया 9 90 बच गया शेष हमारे पास यहाँ बच गया 0। अब एल्गोरिथम यानी कलन विधि है। कलन विधि हमें चरण में लिखना है। प्रथम चरण में क्या हो गया बताइए। हम लोग सूत्र जो आपको मालूम है a बराबर dq
प्लस आर के रूप में लिखना है इसे। अब इसमें जो है 225 जो है भाज्य क्या है 135, भाग में कितना है 1 और शेषफल कितना आ गया 90 आ गया। इस प्रक्रिया को अपने को जो है तब तक दोहराना जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त ना हो। अब देखिए ध्यान से आगे जो है ये 90 है। अब 90 जो है आगे के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाजक, और जो भाजक 135 है वह बन जाएगा भाज्य। 90 का भाग जो बच्चों 135 में कितना जाएगा एक बार, ये एक बार गया। फिर हम लोग घटाएंगे 5 में 0 गया 5, 3 के बाद देगा 13 में से 2 जाएगा कितना आ गया 4। और इसे हम लोग जो है 2-3 चरण में लिखेंगे, इसे हम लोग 2-3 चरण में क्या लिखेंगे बताइए आप। इसमें क्या है भाज्य कितना है 135, भाज्य कितना है 90, भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना आ गया 45। ये वही सूत्र है A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन क्या है शेषफल। चूंकि जो है अभी शेषफल जो है 0 नहीं आ रहा है, अब पुनः आगे हम लोग जो है इसी भाग्य क्रिया को दोहराएंगे और शेषफल क्या बन जाएगा, ये वाला जो है ये बन जाएगा भाजक, और जो भाजक का बन जाएगा भाज्य। 45 का भाग 90 में कितना हो जाएगा बेटा 45 में कितना हो गया 90, 2 बार गया, घटाएंगे 0, 9 में हो गया 0। अब हमारा जो है तीसरा चरण आएगा तृतीय चरण। तृतीय चरण में लिखेंगे हम लोग भाज्य है 90, भाज्य कितना है 45 और भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 0। चूंकि अब आप बताना है कि जो है ऐसे कितना होगा बताइए। 45 का भाग 90 में देने पर जो है 2 बार गया और शेषफल कितना 0 आ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो है HCF किसका है 135 225 का कितना होगा बताइए। भाजक कितना 45 से 45 में लाएगा, महत्तम समापवर्तक HCF बराबर 45 होगा। सबको समझ आ गया बेटा, कोई परेशानी है? अभी जो है 2019 की परीक्षा में एग्जाम्पल आया था 96 और 404 का जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो है ऐसे ज्ञात करना है। सबको समझ आ गया? अब आप जो है इस प्रकार की विधि के द्वारा जो है प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं आप लोग। हम आगे ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। अब इसको बढ़ा देते हैं। दूसरा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है, जहां q बराबर पूर्णांक। अब हमें इसे सिद्ध करने के लिए, इसे हल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि गणित में जो है बड़ा मानने की प्रश्न नहीं होता। माना कि स्मॉल a यानी छोटा है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमें
हमने मान लिया कि स्मॉल a धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब a एवं b बराबर 4 लेकर युगलित विभाजन प्रमेय के प्रयोग से आप जानते हैं, आपने पढ़ चुका है युगलित विभाजन प्रमेय, आपने पढ़ चुका है। बताइए बच्चों, युगलित विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर लेस देन क्या है b का मान जो है शून्य से बड़ा है, शून्य के बराबर होता है, परंतु हमेशा b से ज्यादा छोटा होगा। चूंकि b बराबर 4 है, तब r के मान क्या होंगे बच्चों बताइए? b का मान जो है 4 है और यहाँ r का मान जो b से छोटा है, तो r के मान क्या होंगे? 0 1 2 3, यानी 4 छोटे होंगे। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हम लोग जो है समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 में b बराबर 4 एवं r बराबर 0 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा? a बराबर b का मान 4 धन 0 बराबर 4 क्यों धन 0 बराबर क्या होगा? 4 क्यों होगा। इसी तरह समीकरण नंबर 1 में b बराबर 4 एवं r बराबर कितना बताइए? माना 1 है, 1 रखने पर तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? बराबर 4 क्यों, r का मान कितना? 1। इसी प्रकार से इसी तरह समीकरण नंबर 1 में b बराबर 4 एवं r बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा? a बराबर 4 क्यू, r की वैल्यू में 2। अंत में b बराबर 4 एवं r बराबर क्या रखेंगे? 3 रखने पर तो क्या मान आएगा? a बराबर 4 क्यूब धन 3, अर्थात a के मान कितने होगा पहले बताइए आप? a के मान a बराबर पहला मान है 4 क्यूब, दूसरा है 4 क्यूब धन 1, दूसरा है 4 क्यूब धन 2 और तीसरा है 4 क्यूब धन 3। जहां क्यू एक भागफल है, चूंकि a जो है विषम धन पूर्णांक है, इसलिए a के विषम पूर्णांक हमको इसको बताइए। अतः a के विषम धनात्मक पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब धन 3 होंगे। a के मान जो है a के मान 4 क्यूब और 4 क्यूब धन 2 नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है सब में आ रहा है, हमें विषम से निकलना था। तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 4 क्यूब धन 1 और 4 क्यूब धन 3 के रूप में होती हैं। इस प्रकार सबको समझ आ गया बच्चों? सबसे कोई परेशानी किसी को?
विभाजन का आधारभूत प्रमेय का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। अंक विभाजन का आधारभूत प्रमेय। अंक इस प्रमेय का जो आविष्कार किया है कार्ल डेविस ग्रॉस ने किया है। उनके अनुसार जो है प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आगे के क्रम के बिना अद्वितीय रहता है। अर्थात इस प्रमेय के अनुसार जो है प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ बच्चों हमें जो है अभाज्य संख्या क्या होती है समझना पड़ेगा। इस प्रमेय को बताने के लिए अभाज्य संख्या, क्योंकि शब्द आ गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ने आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जिनमें उन्हीं संख्याओं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या भाग नहीं जाता, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, इसके बाद जो है 19। देखिए इन संख्याओं में जो है इनका ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी भाग नहीं जाता। तो इस प्रकार की संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। अब हम लोग पुनः जो है अंक विभाजन का आधारभूत प्रमेय का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आगे बिना क्रम बदले अद्वितीय रहता है। जैसे कि आप प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के छोटे छोटे गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह जो है इस प्रमेय का जो कथन है। अब आपके सामने हम एग्जाम्पल ले जा रहे हैं छोटे। जैसे 4 है, 4 के क्या है गुणनखंड 2 × 2। 6 के क्या है इसे लिख सकते हैं 2 का 2 गुणा 2 की घात 2। 6 है 2 × 3 यानी 2 की घात 1 3 की घात 1। 15 है 3 × 5 3 की घात 1 और 5 की घात 1। 2 की अभाज्य संख्या है हमारे पास, 2 की अभाज्य 3 की अभाज्य 3 की अभाज्य 5 की अभाज्य। 20 की हमने 20 के आगे 2 × 2 × 5 गुणनखंड 2 की घात 2 और 5 की घात 1। ये सभी अभाज्य संख्या है। 60 की हमने 2 × 2 गुणित 3 गुणित क्या आ गया 5। 2 दूनी 4 4 दिए 12 12 पंचे 60। इससे क्या करते हैं हम लोग घातांकों में 2 की घात 2 3 की घात
1 और 5 की घात 1। यही सिद्ध किया है अविभाजन का आधार प्रमेय का अर्थ होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, ये सिर्फ भाज्य संख्या है, उन्हें उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आगे बच्चे हम लोग जो है इसके ऊपर एक सवाल हल करने जा रहे हैं। हमने इसके पहले आपको बताया एचसीएफ, और एचसीएफ के बारे में बताते हैं हम लोग। एचसीएफ क्या होता है? भाज्य संख्या के जो हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं, उन गुणनखंडों में जो गुणनखंड वरिष्ठ होता है और सबसे छोटी घात का होता है, वह कहलाता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरा आता है एलसीएम आता है। एलसीएम यानी एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें भी जो है दिए गए पूर्णांकों का जो है गुणनखंड निकालना पड़ेगा, और उन गुणनखंडों में जो गुणनखंड सबसे बड़ी घात का होता है गुणनफल, वही कहलाता है एलसीएम कहलाता है। अब हमारे पास प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 एवं 99 का एचसीएफ ज्ञात कर एचसीएफ ज्ञात करें एवं जांच करें कि एचसीएफ गुणित एचसीएम बराबर ए गुणित बी होता है। यह हमें सिद्ध करना है। हल। अब हमें जो है सामान्य विधि का द्वारा प्रयोग करेंगे, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। हमें निकालना पड़ेगा 26 के गुणनखंड। 26 के गुणनखंड निकालने के लिए, चूंकि इकाई में यह 6 है, 2 का भाग आएगा, 2 एवं 2 दिया 6। अब 13 आ गया। 13 चूंकि जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में इसमें केवल 13 के भाग जाएगा, 13 एवं 13। हम क्या लिखते हैं बच्चों? 26 बराबर 2 गुणित 13, ये आएगा गुणनखंड। दूसरी संख्या है 99 है, इकाई में 1 है, 2 का भाग जाएगा, इसका भाग जाएगा 7 भाग ले लेंगे, 7 एवं 7 बचिया 2, 1 7 21, 13 भाग गया, 13 आभाज्य संख्या आ गई। अब 13 का 13 भाग जाना 1 बार गया, तो हम क्या लिखेंगे? 99 बराबर 7 गुणित 13। सबको समझ आ गया? अब देखिए हमें इस प्रकार से घातांक में 2 की घात 1 गुणित 13 की घात 1 बराबर 7 की घात 1 गुणित 13 की घात 1। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको पहले बता दिया एचसीएफ क्या होता है। यहाँ देखिए बच्चों कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है। एचसीएफ 26 99 का कौन सा आ रहा है बताइए? 13 वाला, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, 2 यहाँ पे परंतु यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे 7 नहीं है, इसलिए 13 घनिष्ठ है और 13 के ऊपर जो है सबसे छोटी घात लगी है, इसलिए हम कह सकते हैं 26 और 99 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 13 होगा। अब हमें ये जांच करना है कि अब निकालना ऐसे निकालना है। इससे क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने का ये सूत्र भी हो सकता है, अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं द्वारा। हमें निकालना है एलसीएम। सूत्र हमारे पास ये है, एलसीएम गुणित एलसीएम बराबर ए गुणित बी। यहाँ पे ए बराबर कितना है? 26 और
और टी बराबर कितना है 99। एलसीएम कितना आ गया बताइए 13 आ गया। एलसीएम ए का मान 26 और ये आएगा 99, इसलिए एलसीएम बराबर 26 × 99/13। 13 × 13 13 दूनी 26। एलसीएम बराबर गुणा करेंगे 99 × 2 2 एवं 2 अब हम 18 182 कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ये एलसीएम आ गया। अब हमें यह जांच करना है, हमारा दूसरा प्रश्न आगे और है, हमें जांच करना है कि एलसीएम गुणित एलसीएम बराबर a गुणित b होता है। एलसीएम 13 गुणित 182 बराबर 26 गुणित 13 गुणित 182 बराबर 2386 आएगा। अब देखिए गुणा करेंगे इकाई से 3 दूनी 6 3 × 24 की 4 बस लाइक 2 3 × 3 और 2 5। अब एक गुणा करेंगे 2 1 × 2 ये हो जाएगा 8 × 1 8 और ये जाएगा 1 6 6 8 5 13 कितनी हासिल है 2386। इसमें आपसे हम लोग करेंगे 26 गुणित 99 1 का गुणा 6 में 6 बार 1 का गुणा 2 में 2 9 6 का 54 की 4 असले 5 9 18 और 5 23 6 6 23। सबको समझ आया बच्चों? आगे समझना। इस प्रकार हमने जांच किया कि जो है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब आगे हम लोग 3 संख्याओं का निकालेंगे। अब आज गुणनफल विधि द्वारा अगला हमारा क्वेश्चन चालू है 12 15 एवं 21 का एलसीएम ज्ञात करें। प्रश्न क्या है आप देखिए ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 15 एवं 21 का जो है एलसीएम ज्ञात कर हमें निकालना है। एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर्वप्रथम हमें जो है इनका निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। पहली संख्या क्या बताइए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? किसका भाग जाएगा इसमें 2 का कितना बार गया 6 बार, फिर 2 का जाएगा 6 में 3 बार, 3 का दिए 3 में 1 बार गया। तो 12 से गुणनखंड प्राप्त हो गया अभाज्य 2 गुणित 3 बराबर सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3, यानी 2 का 2 में कितनी बार गुणा है 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1। अब अगला जो है संख्या हमारे पास धनात्मक 15 है। 15 के लिए गुणनखंड चूंकि जाए 5 है भाग जाएगा 2 का 3 जाएगा 3 पंचे 15 5 क्या है बताइए अभाज्य संख्या आ गई 5 में भाग जाएगा 5 का 5 है 5। हम क्या करते हैं 15 बराबर 3 गुणित 5 बराबर 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तीसरी संख्या हमारे पास है 21 है। तीसरी संख्या 21 है। 21 इकाई में है विषम संख्या भाग जाएगा 1 होगा या 3 जाएगा 3 सत्ते 21 7 अभाज्य संख्या भी 7 एकम 7, यानी 21 के गुणनफल आ गए 3 गुणित 7 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अब देखिए निकाल दिया एचसीएफ 12 15 और 21 का। अब देखिए बच्चों जो है 12 15 और 21 की जो है संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सा गुणनखंड जो है वरिष्ठ है और उस पर छोटे संख्या घात लगी है। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है
3 की घात इसमें 1 है, 3 की घात 1 और 3 की घात 1। 3 की घात 1 1 है और सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात नहीं है, इसलिए 12, 15, 21 का जो है एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। अब हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिए, अब निकालेंगे एलसीएम। यहां आप एक चीज बता देते हैं, अभी आपने पढ़ा था एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर A गुणित क्या होता है? B, ये सूत्र है, परंतु गुणित C ये नहीं होगा, यानी दो संख्याओं का जो है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 3 संख्याओं के गुणनफल के बराबर कदापि नहीं होता। ध्यान दीजिए, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग सामान्य विधि का प्रयोग करेंगे एलसीएम ज्ञात करने के लिए 12, 15 और 21 का। अब देखिए यहाँ बच्चों कौन सा गुणनफल हमारे लिए 3 कितने 3 और 3 है, 3 को एक बार लिखेंगे, 2 चूड़ी यहीं पे 2 की घात 2, इसके बाद है 5 पे लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, 7 लिख रहा है क्या? नहीं, गुणा करने क्या है? 3 गुणित 4, 3 2 की घात 2 4 हो गया, 5 7 35, इसको यहां लिखना नहीं हम लोग, ऊपर में 4 दिया 12 गुणित 33, 12 पंचे 60, 20 में हाथ चलाई 6, 12 तिया 36 और 6 जोड़िए 12 36 और 6 42, 420 ये कराएगा एलसीएम लघुत्तम समाप्त वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो है 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा आपको बताया गया। सबको समझ आ गया? बन जाएगा सवाल आपसे, बाकी सवाल प्रश्न करेंगे आप। तीसरा बेटा व्याख्या कीजिए। 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 एवं 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यह हमें बताना है, क्योंकि यह जो लिखित संख्या है संक्रिया गुणाकी है, योगी है, और जो संख्या है अभाज्य संख्या है उनका योग और गुणनफल भाज्य संख्या के बराबर होना चाहिए, यह हमें ज्ञात करना है। 7 हल पहली संख्या है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। इसे हमें सरल करने के लिए अब ये देखिए इस संख्या गुणा की है, ये पूरा एक पद है, 7 गुणित 11 गुणित 13 एक पद है और धन लगा ये दूसरा पद है। इन दो पदों में जो है हमें क्या दिख रहा है बच्चों? हमें दिख रहा है 13, तो हम लोग 13 को वंश निकालेंगे। पहले पद में क्या बच गया? 7 गुणित 11, 13 की जगह क्या बचेगा 1 और ये हो जाएगा घन 1 बराबर 13 गुणा करिए 11 सत्ते 77 घन 1 बराबर 13 गुणित 70 धन 1 बराबर हो गया 78। अब हमें 13 का करना है, 13 अट्ठे कितना होता है बच्चों? मालूम है 13 अट्ठे 13 सत्ते 99, 13 अट्ठे 104, 104 की इकाई में 4 आ गया, हासिल का 10 आ गया, 13 सत्ते 91, 91 में 10 लिए 1 9 1 10, यानी इसका आ गया जो है 1014 ये संख्या की, और 1014 चूंकि इकाई में 4 है तो भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम लोग जो है दूसरी जो संख्या लिखेंगे इसमें कुछ भाज्य अभाज्य संख्या है। 7
7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। इनमें कुछ कॉमन लिया जाए, यहां से लेकर संख्या गुणा की पूरा एक पद है, धन लगा है दूसरा पद है। दो पदों में कौन सी संख्या दिख रही है मनीष आपको? 5 है। तो 5 हम निकालेंगे 1:5। क्या बचा हमारे पास? 7 गुणित 6। यहां बच जाएगा 1 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और ये हो जाएगा धन 1 हो जाएगा। 5 गुणित 7 6 42 4 दिया 12 गुणित 24 धन 1। 5 गुणा याद है, बड़ा याद है 24 का, 24 से बड़ा याद है नहीं, तो हम रफे बड़ा करेंगे। देखिए 42 गुणित 24 4 गुणित 8 4 चौके 16 2 गुणित 4 और 2 चौके 8। इस प्रकार से जोड़िए 8 6 4 10 की 0 यहाँ से 1 8 9 10। तो यहाँ पे आ गया 1008 धन 1 बराबर 5 गुणित 1009। 5 जमा करेंगे 5 9 45 की 5 हंसराई 4 5 0 और 4 बच्चों 4 5 0 0 5 9 5। इस प्रकार से 5 और 45 की वाली संख्या ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमारी जो है दूसरी प्रश्नवाली के पूरे प्रश्न हल चुके हैं। बाकी प्रश्न बुनाई के आधार पर जो है ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बताइए बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है? आपको लाइन से बताना है कि आज हमने कौन कौन सी टॉपिक के बारे में अध्ययन किया है। सबसे पहले जो है यूक्लिड का परिचय। यूक्लिड जो है कहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने जो है कौन गणित में जो है कौन से विषय पर अध्ययन किया। इसके पश्चात हमने अध्ययन किया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, इसके बारे में बताया आप लोगों ने, सबको समझ आ गया। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके जो है हमने आपको 135 और 225 दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो है किस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है यह भी बता दिया। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है यह भी आपको बता दिया गया है। इसके पश्चात हमने जो है दर्शाई कि जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या जो है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में किस प्रकार से होता है यह भी आपको हमने सिद्ध करके बताया। इसके पश्चात जो है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं यह भी आपको हमने समझाया है एग्जाम्पल से। इसके पश्चात जो है अंक विभाजन प्रमेय का क्या होता है, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को जो है उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है यह भी आपको समझाया। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने जो है दो संख्याओं का, जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं 26 और 99, इसका एचसीएफ ज्ञात कर हमने एचसीएफ ज्ञात किया और इसके पश्चात हमने जांच किया कि एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर उन संख्याओं का गुणनफल 1 गुणित b के बराबर होता है। इसके पश्चात हमने जो है तीन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो है जैसे 12 15 21 का एचसीएफ ज्ञात किया और एचसीएफ ज्ञात करके जो है एक समान विधि के द्वारा उनका एलसीएम ज्ञात किया। और अंत में हमने एक प्रश्न का अध्ययन कराया आपको, वह है हमें यह जांच करना था कि जो है अभाज्य संख्याओं के जो है संग्रह गुणनफल हो चाहे योगफल हो, उनका यदि जो है हमको यदि हल किया जाए तो गुणनफल हमेशा एक भाज्य संख्या होता है। आपके सामने हमने जो है बताया 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 और 7 गुणित 11 गुणित 13 इन सब धन 13 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 इनका जो है संक्रियाओं का उपयोग करके हमने हल किया। तो हल करने के पश्चात